हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो देखे थे इसका बीपीएससी प्रीवियस ईयर का जो घटना चक्र का है, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें इस बुक में समाहित किया गया है 38वीं बीपीएससी से लेके 68वीं तक। रिसेंट जो 68वीं तक हुआ था उसका तक का प्रश्न इसमें समाहित किया गया है। उसी के क्रम में हम लोग फर्स्ट वीडियो को देखे थे पार्ट 1, जिसमें हमारा 1 से लेके 151 क्वेश्चन तक को समाप्त कर दिया गया था। कितना? 1 से लेके 151 क्वेश्चन को मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको समाप्त कर दिया गया था, मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त कर दिया गया था। और आज हम देखेंगे हम लोग कितना 151 तक हो गया था, तो 152 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 पे पार्ट 1 जो अपलोड किए थे उस पे सभी लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट भी किया और बहुत लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा है। तो जो भी गलती हो बताएं आप लोग कि कैसा क्या करना है, नहीं करना है, क्या उसमें सुधार लाना है, उसके अनुसार हम उस पर काम करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कौन बीपीएससी प्रीवियस ईयर का जो हमारा है 38वीं से लेके 68वीं तक का, उसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 152 से मॉडर्न हिस्ट्री का देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। आज 152 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम 152 नंबर क्वेश्चन की। तो 152 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉर्ड वेलिज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। इसका डिस्क्रिप्शन को देखते हैं हम लोग। वेलिज़ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह सने सने विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेनाएं किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। किसने? डुप्ले ने। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई। कहाँ से की गई थी? अवध से की गई। जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे, प्रथम राज्य कौन थे? हैदराबाद थे जो 1798 में, तथा 1800 में, और मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा की बात करेंगे तो 1802 में, बड़ाड़ की बात करेंगे जो वो 1803 में, सिंधिया की बात करेंगे तो 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर, ये सारे का सारा जो था 1804 में। दौलताराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर दिया। पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन में शरण ले लिया। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वसीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज की संदक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई है। किसको? तो वसीन की संधि को जो 1802 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1872 में की गई थी। प्रथम जनगणना 1872 में की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। 1872 में प्रथम जनगणना कराई गई थी लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित जनगणना की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में प्रारंभ हुआ था नियमित जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1877 ईस्वी में भारत की सामग्री महारानी विक्टोरिया को नियुक्त किया गया था। कब? 1877 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लीटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किए।
विशेषकर उस समय जब लोग भूख से मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहे थे और रोम जल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? किसने? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर जो स्वराज पार्टी बनाई था उसका उद्देश्य क्या था? तो ये ऑप्शन देखेंगे हम लोग, जनसाधारण के संघर्ष को नेतृत्व देने हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करने हेतु, राज्य परिषद के चुनाव में भाग लेने हेतु, या रॉलेट एक्ट के खिलाफ में विधायी विरोधों के लिए। जिसका सही आंसर हो जाएगा राज्य परिषद को चुनाव में भाग लेने हेतु। जनवरी 1923 में गया में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर ही रहते हुए परिषदों के चुनाव लड़ने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इसने राज्य परिषद के साथ केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में भी प्रतिभाग किया तथा अच्छी सफलता भी हासिल किया था। इनका वास्तविक उद्देश्य जो था इन सभाओं में प्रवेश कर अपनी बात को रखना तथा सरकार के साथ असहयोग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? किस विषय पर हुआ था मतांतर? तो देखते हैं हम लोग। इसमें हो जाएगा दलितों के लिए पृथक मतदान पे दोनों में मतांतर हो गया था। किस पे? दलितों के लिए पृथक मतदान को लेकर। वर्ष 1931 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया था। इसी कारण दोनों में मतभेद हो गया था। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे? मुद्रण को कौन लाए थे पहली बार 16वीं सदी के मध्य में? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए इसमें बात करते हैं। नहीं सही है, इसमें हो जाएगा KT तिलक भी हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता भी हो जाएगा और तैयब जी भी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तैयब जी भी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, डिस्क्रिप्शन को देखते हैं हम लोग। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तिलक, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? बात कर रहा है यहाँ कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से, किसके सहयोग से? तो आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किए थे? कलकत्ता में किए थे। इसका स्थापना कहाँ किए थे? कलकत्ता में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? अभी जस्ट हम लोग देखे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। कौन हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। किसके सहयोग से? आनंद मोहन बोस के सहयोग से किए थे 1876 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? किस वर्ष हटाया गया था? तो 1874 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। बात करेंगे हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, तो ये द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति जो है सिलहट, जो बांग्लादेश में है, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधार को विरोध करने वाले पहले भारतीय ये राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे।
बात करेंगे राजा राम मोहन राय की, तो सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय भी मानते हैं। कुछ इतिहासकार के द्वारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भी राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन करने वाले में से प्रथम भारतीय को माना जाता है। बात करेंगे महाजन सभा की स्थापना कब की गई। महाजन सभा की, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारालू व एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चरालू एवं एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया था। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने, 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। बात करेंगे कांग्रेस की, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 में डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28-30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये बेमोस चंद्र बनर्जी ने किए थे। ठीक है, और इसके महासचिव की बात करेंगे तो ये ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो ये किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ए.ओ. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक कौन, मतलब क्या थे वो, तो असैनिक सेवक थे। क्या थे, असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी, तो ये मुंबई में हुई थी। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी, तो मुंबई में की गई थी। कहाँ, मुंबई में की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बात करेंगे 72 प्रतिनिधि में, तो 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत से, 21 सदस्य मद्रास से एवं 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। ठीक है, और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बेमोस चंद्र बनर्जी किए थे, और इसकी महासचिव की बात करेंगे तो ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, तो ये दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। बात करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1886 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1886 में कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी कुल कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तो 3 बार किए थे। कहाँ कहाँ किए थे, तो ये हो जाएगा कोलकाता में किए थे, लाहौर में किए थे, कोलकाता में 86, 93 और 1906 में किए थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बन गई थी, तो भारतीय की बात करेंगे तो ये सरोजिनी नायडू बन गई थी। कौन बन गई थी, सरोजिनी नायडू बन गई थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। कहाँ बनी थी, 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था, 27वां अधिवेशन की बात करेंगे तो बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर में संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे तो आर.एन. मधोलकर किए थे। कौन किए थे, आर.एन. मधोलकर किए थे। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था, तो मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा को प्रारंभ किसने किया था, तो थॉमस मुनरो ने किया था। किसने, थॉमस मुनरो ने किया था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में मुख्यतः प्रचलित था। मद्रास में इस पद्धति को थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। किसने, थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 176 को देखेंगे। किसने कहा था कि
1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। किसने कहा था ये कथन? तो ये कथन की बात करेंगे, ये कथन किसने कहा था? ये कथन को कहे थे एस.एन. सेन ने। किसने? एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। डॉक्टर एस.एन. सेन ने ऐसी युक्ति कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो जस्ट हम लोग अभी पढ़े थे 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। कहाँ? कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और कारण देखना है। निम्न कथन में से कौन सा सही है? तो सही कथन को चुनना है। लाइक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। लाइक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित किए थे। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो इसमें हमारा कौन कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो 1, 4 एवं 5। देखते हैं एक में क्या है। तो लाइक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये हमारा सही हो जाएगा। और शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ के स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और 5वां हमारा क्या कह रहा है कि के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो ये भी हमारा कथन सही हो जाएगा, ये कथन भी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी? तो ये दादा भाई नौरोजी लिखे थे। किसने लिखे थे? दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था? ये तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान तथा शिव प्रसाद सिंह ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मैं रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने यह कथन कहा था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था। बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसका पैठ नहीं है, अतः इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन, जो वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इससे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 ईस्वी में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही कि मैं किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार लॉर्ड कर्जन ने कब कर दिया था? तो 1904 में कर दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर एवं खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ कर दिया गया? किस वायसराय के कार्यकाल में खान बहादुर एवं राय बहादुर की उपाधियों प्रदान करने जाने लगा? किसके काल में? तो ये हो जाएगा लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में ये हुआ था। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो किस क्षेत्र से पाए जाते थे? तो शहरी क्षेत्र से थे। कहाँ से थे?
शहरी क्षेत्र से थे। बात करेंगे उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता तथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों के संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका कोई संपर्क नहीं होता था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उसके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचारों का प्रयत्न करें। किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो ये फिरोज शाह मेहता ने कहा था। किसने? फिरोज शाह मेहता ने कहा था। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उदारवादी नेता से संबंध रखते थे, उग्रपंथी में नहीं आते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे जो वो उदारवादी खेमे से संबंध रखते थे। वो समभाव एवं मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश को पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। वे साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1889 ईस्वी में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीतिक में भाग लिया। 1857 ईस्वी में उन्हें वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेली आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा। वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना की बात करेंगे तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बात करेंगे हम कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। रजनी पाम दत्त ने कहा था वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में रजनी पाम दत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे? किसके बारे में कहा था इन्होंने? तो ये कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। कब आया था? तो 1906 के बाद आया था। 1906 के बाद आया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। कब से जाने लगा? बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगा। कब से जाने लगा? तो वे एक सेकेंड देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सज़ा भी सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। तो किसी एक घटना के कारण नहीं, कई ऐसे कारणों हैं जिसके कारण लोकमान्य तिलक के नाम से उन्हें जाना जाने लगा बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो बात करेंगे हम अरविंद घोष का। किसको? अरविंद घोष। बात करेंगे हम लाल बाल पाल एवं अरविंद घोष, ये गर्म दल से संबंधित रखते थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की बात करेंगे तो ये स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी व अन्य द्वारा
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा एवं अन्य व्यक्तियों ने मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। कब? 1906 में। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? यानी कि वो गरम दल से संबंधित रखते थे, नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। तो ये हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल अभी बताएं, लाल बाल पाल एवं अरविंद घोष ये गरम दल से संबंधित रखते थे। बात करेंगे हम कांग्रेस के बारे में। तिलक का एक कथन है, कांग्रेस के बारे में बाल गंगाधर तिलक का एक कथन है कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एमजी रनाडे समाज सुधारक थे। कौन थे? समाज सुधारक थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? बात करेंगे कांग्रेस की नरम दल की नेताओं के आंदोलन की पद्धति की, तो ये क्या थी? राजा बद्ध आंदोलन थी। क्या थी? राजा माबद्ध आंदोलन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्या? पंजाब केसरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो ये बी डी सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में किसने? बी डी सावरकर ने किए थे। 1904 ईस्वी में बी डी सावरकर ने किए थे। यहाँ पे दिया भी हुआ है कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में किए थे। 1904 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में किए थे। और संस्थापक कौन थे? बी डी सावरकर थे। बी डी सावरकर थे। पहले इसका नाम मित्र मेला था, जो 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये 1908 में किया गया था। कब किया गया था? 1908 में किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था। खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या की थी? तो ये मुजफ्फरपुर में। कहाँ किए थे? हत्या का प्रयास किया था 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किए थे। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र की बात करेंगे तो कौन नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त बात करेंगे द हिंदू की, बंगाली की एवं महारता समाचार पत्र की, तो ये सारा का सारा राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले समाचार पत्र थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? जुड़ी हुई नहीं थी। बात करेंगे इसका कौन सा पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ये हमारा यंग इंडिया जो था नहीं जुड़ा हुआ था। कौन? यंग इंडिया नहीं जुड़ा हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। एक सेकेंड, इसमें पीडीएफ खत्म हो गया। एक सेकेंड, पीडीएफ चेक कर लो। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए विकल्प में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। यानी कि दिया हुआ है यहाँ पे पत्रिका समाचार पत्र, उसके संस्थापक कौन कौन थे उसको हमको मिलाना है। क्या करना है? उसको मिलाना है। बात करेंगे कि पहले क्या दिया हुआ है? द हिंदू दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ है? द हिंदू दिया है। द हिंदू के संपादक कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। उसके बाद बात करेंगे हम, उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद बात करेंगे केसरी का कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, सभी को पता है। उसके बाद दिया हुआ है बंगाली की बात करेंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। और हिंदुस्तानी की बात करेंगे तो गंगा प्रसाद वर्मा है। एवं सुधारक की बात करेंगे तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद मिला लीजिएगा। द हिंदू की बात करेंगे तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, बंगाली की बात करेंगे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और हिंदुस्तानी की बात करेंगे तो गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न में चलते हैं कि हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन था? हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन था? तो ये हरीशचंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व द्वारकानाथ गांगुली ने किया था। कब किया था? तो 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने भी किया था। यहाँ पे बात करेंगे नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी किए थे। किसने किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कब स्वीकार किया था? तो 1913 में। किसको? स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने 1913 में स्वीकार किया था। कब? 1913 में स्वीकार किया था। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में समाहित थे। क्या समाहित था? तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे की गारंटियों, ब्याज, ये सारा का सारा जो हमारा शामिल था। इसमें सारा का सारा जो शामिल था। 1857 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? किसने कहा था? तो ये अश्वनी कुमार दत्त ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। किसने? अश्वनी कुमार दत्त ने। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? बात करेंगे जिम्मरमैन योजना की, तो इसका संबंध किस व्यक्ति से था? तो इसका संबंध था भूपेन्द्र दत्त, लाला हरदयाल, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ये सारा का सारा जो शामिल थे ये जिम्मरमैन योजना में। किसमें? जिम्मरमैन योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। किससे संबंधित था इनका? तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से किसका संबंध था? तो मोतीलाल तेजावत का संबंध था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखते हैं कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की तथा वर्ष 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन किया गया था। किसका? साइमन आयोग का। 1920 में के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो बात करेंगे हम किसने की थी हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत। ये हो जाएगा हमारा एस.एन. हार्डिकर ने किया था। किसने? हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर एस.एन. हार्डिकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाली इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनकर के लिए जाने जाते थे। किसके लिए? गांधी टोपी पहनकर के लिए जाने जाते थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। बम्बई योजना में प्रस्ताव क्या था? बम्बई योजना में क्या प्रस्ताव था? तो ये तीव्र आर्थिक विकास दर का समान वितरण का, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, कर्मचारी कामगार कल्याण योजना का। देखते हैं इसमें से कौन है हमारा। बम्बई योजना में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात, परिस्थापन और औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्यों द्वारा हस्तक्षेप की योजना विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रम की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित था। इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो ये एस.एन. हल्दर ने किया था। किसने? एस.एन. हल्दर ने किया था। किसान क्या करें किसकी लिखी हुई है? किसान क्या करें यह युक्ति किसने लिखा था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने
किसान क्या करे नामक पुस्तक 20वीं सदी के प्रख्यात किसान नेता स्वामी सदानंद सरस्वती ने लिखा था। किसान क्या करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. मधुरकर ने किया था, जो 1922 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। मदरलैंड किसने प्रकाशित किया था? तो ये मजरूल हक ने मदरलैंड को प्रकाशित किया था। सदाकत आश्रम की बात करेंगे तो ये मजरूल हक ने ही स्थापना किया था। किसने? मजरूल हक ने ही स्थापना किया था। पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई? तो 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना की बात करेंगे तो 1927 में की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसमें? लखनऊ अधिवेशन में कहा था इसने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सेम प्रश्न है हमारा, ठीक है, वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ये मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जी को कहा जाता है। किसे? मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को 24 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबाजी फॉर्मली पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी को निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ यानी कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। किसे? मैडम भीखाजी कामा जी को कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, स्टुटगार्ट में फहराया था। कहाँ? स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में फहराया था। रिपीट के क्वेश्चन है, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। कहाँ चले गए? जेनेवा चले गए। अगले प्रश्न में चलते हैं कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। किसने कहा था? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के संदर्भ में कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर जो है बम की तरह गिरा है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो ये स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया गया था। किसका? स्वदेशी आंदोलन का किया गया था। बात करेंगे हम, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। कब कर दी गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। अगले प्रश्न में चलते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? किस वर्ष रद्द हुआ था? तो ये 1911 में रद्द कर दिया गया था। 1911 में रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में कहाँ पारित किया? उसका उद्देश्य क्या था? स्वराज प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर स्टार दिया हुआ है, हम लोग डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई।
20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, हमको ये देखना है। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ये हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन किसका है? यह कथन W.W. हंटर का था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। W.W. हंटर ने यह कथन कहा था। यह कथन W.W. हंटर ने कहा था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। 1924 में की गई थी। कब की गई थी? 1924 में की गई थी। इसके संस्थापक की बात करेंगे तो सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद थे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बात करेंगे बंगाल विभाजन की घोषणा की तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। घोषणा कर दी गई थी 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनेंगे। बंगाल विभाजन की प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा की बात करेंगे तो 20 जुलाई, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई, यानी कि 20 जुलाई और कुछ स्रोतों से 19 जुलाई भी प्राप्त होती है। 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण रूपेण प्रभावी हो गया। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी। किसे? रक्षाबंधन के रूप में। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो ये मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। किसे? मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसके आधार पे? भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पे बनी थी। न्यू नेम्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इनके लेखक थे कौन? अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएंगे हमारा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया, जो इस पद पर 1758 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक एवं 65 से 67 ईस्वी तक बने रहे। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किसान सभा के नेतृत्व में। किसकी सभा में? तो किसान सभा के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसको डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन थे, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कौन थे? कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। कौन थे? कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मानित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? वो दोनों व्यक्ति कौन थे? तो बात करेंगे सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। कौन थे? न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, उसे भारतीय सदस्य के रूप में सम्मानित किए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसने? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो की गई थी 1877 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा, MG रनाडे के द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था। कौन सा सही नहीं था, सही नहीं है, हमको उस कथन को देखना है। तो ये चलिए डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं, इसमें सारा दिया हुआ है। 1885 ईस्वी में बिमलेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। कौन कौन से थे? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करने, उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदाय को एकत्रित करने, उनमें एक राष्ट्र की भावना को उत्पन्न करना, जनता की मांग को सूत्रीकरण और उनका प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षित वर्गों की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विकास पर विचार पर प्रकट करना। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। कितने थे? 33 मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये हमारे विनय BD सावरकर द्वारा किया गया था, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया? वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया? तो 1924 में किया था। कब? 1924 में किया था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में किया गया था? चंपारण आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? तो ये नकदी फसल जो नील की खेती के लिए किया गया था। नील किस में आता है? तो नकदी फसल में आता है। बात करेंगे चंपारण आंदोलन की, जो 1917 में मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया गया। बात करेंगे 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब? 1934 में। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन की गई थी। किसकी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? बकरी की टापू की बात करेंगे तो ये जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुँचे। मई 1943 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद में परेशान करते रहेंगे। किसने कहा था ये कथन? तो ये कथन की बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, जो उन्होंने लुई फिशर को साक्षात्कार में दिए थे। ये कथन किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा क्या कहा गया था, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो बात करेंगे हम, ये दिया गया था, ये किसको दिया गया था?
राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को। बात करेंगे हम अक्टूबर 1944 में सत्येंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1905 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। कौन सा खजाना? सरकारी खजाना को लूटा गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सजा हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए, जो स्वयं अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मार लिए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो ये भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह थे। काकोरी के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA रखा गया। क्या रखा गया? HSRA। निम्नलिखित पंक्तियों में किसने लिखा? निम्नलिखित जो पंक्ति नीचे दिया गया है उसको किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने लिखा है? तो बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल की युक्ति है। किसकी? राम प्रसाद युक्ति की, बिस्मिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे, इसके रचयिता की बात करेंगे। इसकी रचयिता की बात करेंगे तो इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे बिस्मिल। बात करेंगे तो काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका में यह छापी गई थी। तो इसकी रचयिता कौन हो जाएंगे? काजी अब्दुल गफ्फार। यहाँ पे दिया हुआ है कि यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 ईस्वी में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। किसमें? सबाह में छपी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बात करेंगे इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा हमारा भगत सिंह। कौन हो जाएंगे? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और इनकलाब जिंदाबाद की रचना की बात करेंगे तो ये मोहम्मद इकबाल ने रचना की थी। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी। नेक्स्ट सेम प्रश्न है हमारा, इसलिए आगे चलते हैं। ठीक है। सरकार के विद्रोह में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह किस उम्र की थी? यानी कि क्या उम्र थी उनका? तो 21 साल से थोड़ा सा अधिक था। क्या था? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। अनुशीलन समिति का संबंध किससे था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति जो था एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। बात करेंगे अनुशीलन समिति की, तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी जो जिसकी बंगाल में कुल 19 समितियां होने का प्रमाण मिलता है। कितना? 19 समितियां होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ पे दिया हुआ है सारा का सारा, एक बार आप लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, एक बार देख लेंगे।
1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने? सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी, किसने बनाई थी? चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? ये सूर्यसेन दादा बनाई थी। सूर्यसेन दा बनाए थे। किसने? सूर्यसेन। चटगांव शस्त्र ढाबे को मास्टर दा के नाम से भी प्रसिद्ध, सूर्यसेन से मास्टर दा के नाम से भी प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। इनके सदस्य में से अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेंगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्य ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियार पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 ईस्वी को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। कब? 12 जनवरी 1934 को। चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित हैं? कौन संबंधित थे? तो ये सूर्यसेन थे संबंधित। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष ने किया था। किसने? अरविंद घोष ने किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। कब की गई थी? 1913 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो 1913 में सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। क्या थे? पथ प्रदर्शक। अन्य सदस्य की बात करेंगे तो इसमें अन्य सदस्य रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा राम महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह, सारभा तथा पंडित काशीराम जी शामिल थे। कौन से? पंडित काशीराम जी शामिल थे। गदर क्रांति छिड़ने का संबंध सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का संबंध सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये प्रथम महायुद्ध। क्या था? प्रथम महायुद्ध सबसे प्रमुख कारण था। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी निष्क्रिय हो गए। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय के प्रहरियों को झकझोर दिया, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत को हित में नहीं है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारतीय लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का भी प्रयास किया। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये CR दास थे। कौन थे? CR दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया? किसने किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? चौकीदारी कर देने से इनकार किस आंदोलन में कर दिया था? तो ये किस आंदोलन में कर दिया था? ये कर दिया था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। किसे मारा था? माइकल ओ डायर को मारा था। बहुत फंसाया था ये क्वेश्चन, जनरल ओ डायर और माइकल ओ डायर में माइकल ओ डायर को मारा था सरदार उधम सिंह ने।
तो क्यों मारे थे ये? सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी। कब कर दी? मार्च 1940 में हत्या कर दी उसकी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? ऊपर हम लोग पढ़े थे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कब कहा था? तो ये कब कहा था? 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के बाद उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दल का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अलग लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बात करेंगे स्वराज मेरा। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम प्रश्न है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये सी राजागोपालाचारी ने की थी। किसने कहा था? तो स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। सी राजागोपालाचारी ने कहा था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इसकी बात करेंगे, ये भी CR दास ने लिखी थी। किसने? CR दास ने लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया पत्रों का संपादक किया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इन्होंने 1886 में, 1893 में एवं 1906 ईस्वी में 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये किए थे नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम के शिमला प्रतिनिधि मंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठक के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा बाकर उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने। कौन बने? प्रथम अध्यक्ष आगा खां बने। अगले प्रश्न पे चलते हैं और दिया हुआ है इसमें विकल्प में इन 3 नामों के रहने या इनमें से कोई 2 नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार होगा। क्या होगा? सलीमुल्लाह खां, आगा खां एवं मोहसिन उल मुल्क। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए प्रार्थना की थी। निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया? किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। किसका? पृथक निर्वाचन मंडल का किया गया था। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं था? तो TS अलकांट का नहीं था। ठीक है, TS अलकांट का नहीं था। TS अलकांट जो थे होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध रखते थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब? एनी बेसेंट की बात करेंगे तो 1916 में और तिलक की बात करेंगे तो ये भी 1916 में ही है, लेकिन एनी बेसेंट अप्रैल में एवं तिलक की बात करेंगे तो ये
तिलक की बात करेंगे तो अप्रैल में, एवं एनी बेसेंट की बात करेंगे तो ये सितंबर में, ठीक है, सितंबर में आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लिंग आंदोलन की स्थापना से संबंध रखते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, देखते हैं। तो ये कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में ये कर सके थे, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुण डेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग बैठक हुई जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित भी किया था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो ये 1917 में आया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में आया था। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित रखता था जो 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार करना हो तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक चरण के आरंभ में घातक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसने होम रूल ने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा की गई थी? तो ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पटना महिला कॉलेज बिहार में महिलाओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षण संस्थान का पहला संस्थान था। बिशप BJ सुलिवन SJ पटना के बिशप और मदर M जोसेफिन SG एपोस्टोलिक कार्मेल के सुपीरियर जनरल ने इसका नाम पटना वीमेंस कॉलेज रखा और इसे बिहार की महिलाओं के लिए एक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। कॉलेज वर्ष 1870 में स्थापित एक शैक्षणिक निकाय सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा संचालित किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो ये रेडक्लिफ ने किया था। किसने? सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। 1947 में सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग बंगाल और पंजाब का गठन हुआ। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्ती प्रणाली की शुरुआत की थी? महलवारी बंदोबस्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये हॉल्ट मैकेंजी ने किए थे। कहाँ? बंगाल में हॉल्ट मैकेंजी ने किए थे। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये हो जाएगा हमारा, कहाँ से आरंभ किए थे? तो पावनार महाराष्ट्र से किए थे। कहाँ? पावनार महाराष्ट्र से किए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया था। क्या गठन किया था? तो ये हो जाएगा हमारा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का।
इंडियन नेशनल रिवर फेडरेशन का गठन किए थे। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो देखते हैं किसके लिए भारत भेजा गया था। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग और बेरों पर काम करने के लिए। तो ये जो हो जाएगा हमारा केवल 2 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। एक बार पढ़ते हैं इसको। करजन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल के अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में भारत राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की गठन की गई। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता पर का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर, आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए थे। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को भी पेश किया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में। बात करेंगे नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये थे प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल थे। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। 1917 में ये नील विद्रोह के लिए हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह के लिए। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में किए थे। श्यामलाल दास भावनगर में। बात करेंगे महात्मा गांधी की, तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करेंगे तो पोरबंदर में संपन्न हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत इन्होंने भावनगर स्थित श्यामलाल आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। कहाँ से? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई की पूरी किए थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? किसमें? तो ये चंपारण सत्याग्रह में किए थे। किसमें? चंपारण सत्याग्रह में किए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। अगले प्रश्न में चलते हैं। गांधी जी को चंपारण आने के आमंत्रण किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी की ध्यान आकर्षित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। सेम प्रश्न को दोहराया गया है। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये चंपारण में किया गया था। कहाँ किया गया था? चंपारण में। चलिए एक बार इसको देख ही लेते हैं। चंपारण घटनाओं में बिहार में हुआ था जो चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भी कहा जाता है। सर्वप्रथम घटना 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बगान मालिकों ने चंपारण के किसान में से एक अनुबंध के आधार पर
यह भी निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20 भाग में भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल का आग्रह पर 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। कौन थे? राष्ट्रीय नेता थे। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो ये चंपारण में। कहाँ के थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने किया था? तो ये दीनबंधु मित्र ने किया। नील दर्पण का रचना दीनबंधु मित्र ने किया था। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे 1763 से 1800 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तथा पाबना उपद्रव की बात करेंगे तो 1873 से 76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गाँव से हुआ था। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में से सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिकों की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 ईस्वी में उत्पीड़न किसानों ने अपने खेतों में नील उगाने के निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनजापुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबार में अपने लेखों द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थक को व्यक्त करने लगे थे। इन समर्थकों को व्यक्त करने इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपनी नाटक नील दर्पण में किया है। किसमें? नील दर्पण में क्या है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ये बायकोम सत्याग्रह में। किसमें? बायकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये थे रेवर्ड चार्ली एंड्रूज। कौन थे? रेवर्ड चार्ली एंड्रूज थे, करीबी मित्र थे उनके। बात करेंगे हमारा 300 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज का ये पार्ट 2 का लास्ट प्रश्न होगा ये, ठीक है ना। हम लोग पहला वीडियो में 150 क्वेश्चन को देखे थे और 150 क्वेश्चन को आज देख रहे हैं। इसमें संभवतः दो पार्ट और आएगा। 4 पार्ट में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त कर लेंगे। उसके बाद एंसेंट में कम है और मेडाइवल में भी कम है, लेकिन मॉडर्न में ज़्यादा था और मॉडर्न एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, इसीलिए हम लोग ने मॉडर्न को पहले किया था, ठीक है। इसीलिए मॉडर्न को पहले किए थे। चलिए इस सेट का आखिरी प्रश्न को देखते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बात करेंगे अंत्योदय कार्यक्रम का, तो इसका उद्देश्य गरीबों में से सबसे गरीब की सहायता करना था। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना था। अंत्योदय कार्यक्रम की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। किससे? अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। चलिए इस पेज में एक प्रश्न और है तो इसको देख ही लेते हैं, ठीक है ना। इसको देख ही लेते हैं। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये किसने हिस्सा
लिया था, ये हो जाएगा औद्योगिक कर्मी। अहमदाबाद में जो था औद्योगिक कर्मी ही ने हिस्सा लिया था 1918 में या 1917-18 में चलाया गया था। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिकों और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवादों में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करता था, किसे समाप्त करना था। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 वीडियो ख़त्म होता है घटना चक्र प्रीवियस ईयर का। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति करते हैं। सभी को जय हिंद।